नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन में, जहां पर आपके म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े सवालों के जवाब देने की हमारी कोशिश होती है। आज हमारे साथ सवालों के जवाब देने के लिए हैं जानी मानी पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट पूनम रूंगटा। पूनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। थैंक यू स्वाति। आगे बढ़ने के पहले लेट्स से हाय टू पूनम एवरीवन। कमेंट में फटफट लिखना शुरू करें। चलिए ठीक है। और एक चीज और, आगे बढ़ने के पहले अगर अभी तक बी वेल्दी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सही वक्त है, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल है हमारे पास दीपक शर्मा जी का। इनकी छोटी सी बिटिया हुई है, अभी 6 महीने की है, और इसके लिए वो निवेश करने की सोच रहे हैं अगले 20 साल के लिए। पूनम, 20,000 हर महीने निवेश कर सकते हैं। 4 से 5 फंड के नाम चाहते हैं ये आपसे, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी कैप, और मे बी इंटरनेशनल फंड। हालांकि इनका और अपनी वाइफ का एक सेपरेट पोर्टफोलियो है, जहां पर इन्होंने लिखा है कि ये 25,000 निवेश कर रहे हैं। हर महीने लिखा है कि नहीं, लेकिन आई एम अज्यूमिंग हर महीने होगा लास्ट 3 से 4 साल में। पोर्टफोलियो पे नजर डालिए तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए कंफ्यूजन लग रहा है कि इन्होंने लिखा है कि 25,000, लेकिन पोर्टफोलियो के पास लिखा है 5,000 पर मंथ। सो लिटिल डिस्कनेक्ट यहाँ पर। एनीवे, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यूटीआई निफ्टी 50 फंड, एक्सिस स्मॉल कैप, पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, एक्सिस फ्लेक्सी कैप, और मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक एफओएफ। और खुद के पोर्टफोलियो में एक्सिस ब्लू चिप, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, और कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज। हालांकि पूरा कोई टारगेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन आई थिंक 20,000 20 साल के लिए अगर करेंगे बिटिया के लिए तो एक डिसेंट कॉर्पस बनने की उम्मीद रखें। 20,000 रुपए प्रति माह अगले 20 साल तक अगर निवेश करते हैं तो बहुत अच्छी कंपाउंडिंग बन सकती है। मार्केट की एवरेजिंग बहुत अच्छी बनती है। तो आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2.5 से 3 करोड़ के बीच का इनका वेल्थ एक्यूमुलेट हो सकता है इस दौरान। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि अभी बच्ची हुई है और उसके ही गोल प्लानिंग उन्होंने अभी से 6 महीने से शुरू करी। और ये सब स्वाति, आप जैसे लोग जो इतनी अच्छी तरीके से अवेयरनेस फैला रहे हैं, शोज बनाते हैं, उसको इतने शिद्दत के साथ लोगों तक पहुंचाते हैं, ये उसी का नतीजा है। और इसी थैंक यू वजह सो से भी मच। थैंक यू सो इसी मच। वजह से भी डोमेस्टिक सेविंग्स जो है वो बाहर निकल के आ रही है, म्यूचुअल फंड्स की रुख कर रही है, जिसकी तरह वजह से आज स्टॉक मार्केट ऑल टाइम्स हाई पे हाई है। हो रहा है और ऊंचाइयां छू रहा है। तो बहुत अच्छी प्लानिंग है, बट मुझे लगता है और स्पेसिफिक प्लानिंग होनी चाहिए कि ये हम्म। 2.5 करोड़ अगर बन रहे हैं तो ये इन्हें किस पर्पस के लिए चाहिए। बच्ची की शादी के लिए चाहिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए। बिकॉज चिल्ड्रन रिलेटेड आजकल ये 2-3 गोल होते हैं। एक तो आजकल 10th के बाद भी एक गोल हो जाता है, आप ग्रेजुएशन में गोल, ट्यूशंस और क्लासेस, एंड देन getting admission into a prestigious place or sending them abroad higher secondary, and then the marriage, जो हम्म। इंडिया में एक बहुत बड़ा अपने आप में बड़ा गोल है। हम्म। किस गोल की तैयारी कर रहे हैं और उस गोल के आज की क्या वैल्यू है, और 20 साल इज अ वेरी लॉन्ग टर्म। हम्म। उसमें इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करिए कि हम्म। अगर आज 1 करोड़ लग रहा है तो 20 साल बाद कितना लगेगा। हम्म। ये सब साइंटिफिकली पता करके और फिर उल्टा कैलकुलेशन के साथ अपना पोर्टफोलियो बनाएं। जी। इन्होंने 4-5 जो फंड्स के नाम मांगे, मुझे लगता है 20,000 रुपए 5 फंड, 4 फंड में डिवाइड करेंगे, इट्स मोर देन इनफ। उसमें हम्म। सारा हम मार्केट का पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। व्हाइट ओक का मिड कैप फंड ले सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी में क्वांट एक्टिव फंड जो मल्टी कैप फंड है, जिसमें स्मॉल, लार्ज और मिड कैप तीनों ही हैं और काफी अग्रेसिवली ये फंड हैंडल होता है, वो ले सकते हैं। निप्पॉन स्मॉल कैप बिकॉज 20 साल का होराइजन है, मैं रेकमेंड करूंगी। हम्म। और आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप फंड लार्ज कैप इसलिए स्वाति, बिकॉज आगे के 5-6 साल मुझे लगता है और सभी को ऐसे लग रहा है कि लार्ज कैप में अच्छा रिटर्न बनेगा। तो ये हम्म। 4 फंड में निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा। इंटरनेशनल फंड का नाम मैं इसलिए नहीं जोड़ रही हूँ इसमें, क्योंकि ऑलरेडी जो इनका निवेश एक खुद का पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जिसमें इंटरनेशनल कंपोनेंट है, और मोतीलाल ओसवाल का नास्डैक एफओएफ, वो भी एक इंटरनेशनल कैटेगरी का फंड है, उसमें ये निवेश कर ही रहे हैं। सो हम्म। आई थिंक इट विल बी अलग अ से एक गुड और लेने की जरूरत नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन।
या इनके जो खुद के पोर्टफोलियो इन्होंने बताए हैं और जहाँ कहा कि ओवरलैप ना हो हमारे बिटिया की पोर्टफोलियो से, मुझे वहां भी लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन की जरूरत है। एक तो वो मैच नहीं करा, उन्होंने कहा 25,000 कर रहे हैं पर मंथ, लेकिन यहाँ 5,000 अच्छा 5,000 ईच ईच होगा तो ज्यादा हो जाएगा। या या तो वहां पे थोड़ा सा कुछ बताएंगे या कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की जरूरत है। वी आर नॉट श्योर ये कितना अमाउंट है, पर जो यूटीआई निफ्टी 50 और यूटीआई यूटीआई नेक्स्ट निफ्टी, ये सब पैसिव फंड्स हैं। और पहले भी अपनी बात हुई, आई एम नॉट अ पर्सन पैसिव विद पैसिव फंड। पर्सन। जब हम फंड मैनेजर, फंड हाउस को पैसा दे रहे हैं कि आप इसे मैनेज, किसी फंड मैनेजर के थ्रू पैसा लगवाइए, तो हम्म। एक्टिवली लगना चाहिए, उनकी एक्सपर्टीज यूज होनी चाहिए। और ये मिड कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप, सब थोड़ी सी खिचड़ी जैसी लग रही, तो इसको भी कंसोलिडेट कर सकते हैं, यूटीआई निफ्टी 50 में कंटिन्यू करें। एक्सिस स्मॉल कैप, पीजीआईएम मिड कैप, और एक्सिस फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल, ये हम्म। इन्होंने अलग अलग कैटेगरी खुद ही चुनी है। तो डाइवर्सिफाइड ही है वैसे, कैटेगरी ओवरलैप कम है। और जो खुद वाइफ का पोर्टफोलियो है उसमें एक्सिस ब्लू चिप, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एक्सिस मिड कैप, इसमें इन्होंने एक्सिस के फंड्स काफी सारे लिए काफी हैं। रखे हैं, हाँ, तो एक फंड एक्सिस हाउस। स्मॉल कैप भी है, फ्लेक्सी भी है, ब्लू चिप भी है, मिड कैप भी है। तो हमें डाइवर्सिफिकेशन न ही कैटेगरी का करना है, बट एएमसी वाइज भी करना है। गेम्स। क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कि एक पर्टिकुलर एएमसी की जो माइंडसेट होती है वो हम्म। पूरे ही फंड्स में रिफ्लेक्ट करती है। तो कभी वो नहीं चली तो वो पूरी की पूरी फंड हाउस की ही, एक्सिस के साथ हमने विटनेस किया है, पहले भी है। हुआ है। हम्म। उसके बाद हमने एचडीएफसी में देखा है। तो इस तरीके से थोड़ा फंड हाउस में भी डाइवर्सिफिकेशन लेना चाहिए। तो हम्म। यस, ओवरऑल थोड़ा कंसोलिडेशन करना चाहिए। ओके। अगला सवाल है, नाम तो नहीं पता लेकिन यूजर नेम है इनका क्राफ्ट मंदिर। मैम मेरा एक डाउट है, मैं एक फंड में इन्वेस्ट किया था 8 मंथ के लिए। फंड दिखा रहा है 8 मंथ में 18%, बट मेरा पोर्टफोलियो 9% दिखा रहा है। प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इस बारे में। और ये सवाल हालांकि लोग पूछते बहुत कम है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा करते हैं कि दिखाता कुछ और है रिटर्न वहां पर, और आपका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो कुछ और दिखा रहा होता है। ये मिसमैच क्यों होता है? स्वाति, ये बहुत ही, how will I put it? It's a very common problem, हम्म। जहां हम नंबर्स की बात करते हैं और स्पेशली रिटर्न्स की। हम्म। 18% फंड जब दिखाता है तो वहां एनुअलाइज लिखा होगा, सीएजीआर लिखा होगा। क्योंकि 8% का अलग से कोई रिटर्न नहीं दिखा पाता है, और न ही इनको कोई 8% का रिटर्न दिखा पाएगा अलग से। आप हम्म। कोई भी चार्ट लेंगे तो वहां एनुअलाइज या एब्सोल्यूट रिटर्न, यानी जिस दिन से आपने निवेश किया अब तक, हम्म। एब्सोल्यूट इज पूरे टाइम होराइजन में आपने कितना रिटर्न बनाया। और एनुअलाइज वो होगा कि आपने ने भले 10 साल रखा है, पर ईयर बाय ईयर आपको इतना एवरेज रिटर्न मिला है। दैट इज, दीज आर द टू कैलकुलेशन विच वी यूजुअली गेट जब हम एक रिपोर्ट निकालते हैं। तो इन्होंने, इनका जो सवाल है कि पोर्टफोलियो 18% दिखा रहा है तो वो एनुअलाइज हो सकता है। हम्म। अब इन्होंने 8 महीने के लिए निवेश किया, वो 9% दिखा रहा है, जो हालांकि 18 से कैलकुलेट करेंगे एनुअलाइज का एब्सोल्यूट में कि 8 महीने में तो करीब 11-12% के हिसाब होना चाहिए रिटर्न। हम्म। बट ये बहुत रैंडम क्वेश्चन है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। जो फिगर्स हैं वो काफी एक्यूरेट होते हैं, हम्म। एनुअलाइज रिटर्न के, एब्सोल्यूट रिटर्न के, आईआरआर के, तो रोलिंग रिटर्न्स के, ये सब काफी एक्यूरेट रिटर्न्स होते हैं। तो ये सवाल थोड़ा अधूरा लग रहा है मुझे, इसकी पूरी डिटेल समझ में नहीं आ रही है। बट टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत मैटर बहुत करता है। मायने रखती है, राइट। एक दिन के फर्क से भी आपका रिटर्न आगे पीछे हो सकता है इन अ शॉर्ट टर्म। इनका हम्म। 8 ही महीने का पोर्टफोलियो है, अगर ये लंबा हो जाएगा तो मैच हो जाएगा फंड रिटर्न्स के साथ। फंड के रिटर्न्स जो इस सिंस इंसेप्शन एक एवरेज में एनुअलाइज एवरेज रिटर्न दिखाते हैं। सो हम्म। दिस डिफरेंस इज और वेरी मच मैंने ये भी पॉसिबल। एक पढ़ा था पूनम कि एक रिपोर्ट थी या कोई आर्टिकल था जिसमें लिखा था कि उन्होंने 10 साल का किसी फंड का रिटर्न देखा कितना है। तो मान लीजिए कि मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है लेकिन मान लीजिए कि रिटर्न 15% दिखा रहा है। लेकिन उस 10 साल में कौन से ड्यूरेशन में ने मैक्सिमम रिटर्न जनरेट किया है, तो वो सिर्फ 6 महीने या 8 महीने निकाल रहे करेक्ट, थे। तो करेक्ट। अगर आप उसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे होंगे तो शायद आपका रिटर्न और जो फंड का रिटर्न दिखाता है वो एक वो मेजर मैच नहीं। मिसमैच होता है। देयर आर लॉट ऑफ सच या फैक्टर्स, तो लॉट ऑफ फैक्टर्स सच। बहुत सारे हैं, तो जो रिटर्न आपको दिखा रहा है और आपका रिटर्न में टाइमिंग का फर्क होगा, आपका
आपने अगर बीच में निवेश निकाला हो, आपका बिहेवियर जो होता है बेसिकली निवेशक का वो, और प्लस जो फंड का रिटर्न होता है वो सिर्फ बीते 3 महीने या 8 महीने 18 महीने का नहीं होता है, वो पहले से चले आ रहे निवेश का सबका एक जोड़ होता है। जैसा कि मैंने बताया कि 10 साल में अगर 6 या 8 महीने ऐसे हैं जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आउट परफॉर्मेंस को, वो आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा। सो प्रोबेबली विल डू अ डिटेल वीडियो लेटर सम टाइम कि क्यों ऐसा होता है। जी। अगला सवाल लेते हैं हम योगेश गोयल जी का, कि किसी फंड हाउस के फोलियो नंबर को पूरी तरीके से बंद करने के लिए क्या प्रक्रिया होती है? क्या हम एक्चुअली फोलियो नंबर, अगर हमारा काम हो गया है, डिलीट कर सकते हैं? अ, अभी तक ऐसा कोई प्रोसेस, नोन प्रोसेस नहीं है कि आप फोलियो नंबर डिलीट करें। कोई भी निवेश जब शुरू होता है उसको एक यूनिक फोलियो नंबर दिया जाता है जो सिर्फ उसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है। फिर अगर आप पूरा इन्वेस्टमेंट उसमें से रिडीम कर दें, कैंसिल कर दें सब कुछ, तो भी वो जीरो फोलियो वहां मौजूद रहेगा। इन माई करियर ऑफ 24 ईयर्स इन म्यूचुअल फंड, स्टिल जो पहले दिन निवेश करते हैं अगर उन्हें अपनी रिपोर्ट चाहिए, आज भी फंड हाउस के पास अवेलेबल होती है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ the processes which are maintained in the most transparent manner। म्यूचुअल फंड का निवेश इसीलिए इसीलिए कहते हैं कि बहुत सरल है, बहुत सीधा है और बहुत सही है। करेक्ट। उसमें सारी डिटेल्स, आपको कब डिविडेंड मिला, कब आपने रिडीम किया, कब आपको उसमें आपकी एसआईपी ऑनर नहीं हुई, कि एवरी डिटेल इज विल बी प्रेजेंट टिल डेट। बस एंड में लिखा होगा कि इट हैज जीरो बैलेंस लेफ्ट। सो आई डोंट नो ऑफ एनी सच फीचर कि आप ऐसा कोई प्रोसेस कि जिससे आप अपना फोलियो नंबर हटा दे, वो जीरो हमेशा हो के लिए जाएगा। उसका बट नामो निशान नहीं मिटा सकते हैं, नहीं उसका मिटा वजूद सकते। हमेशा अभी तक तो बना रहेगा। बात की बिल्कुल बाद में देखेंगे। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। कहाँ गया ये सवाल? हाँ जी, शहबाज अंसारी जी का सवाल है। SWP में तो यूनिट ही सेल करके पैसा मिलता है ना, मतलब ट्री को बेचकर, ट्री मतलब पेड़ को बेचकर पैसा खाना, जो लॉन्ग टाइम में मेरे बच्चों के लिए सही नहीं है। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है जहां यूनिट सेल किए बिना डिविडेंड टाइप पैसा मिलता रहे, मतलब ट्री भी बचा रहे और उस ट्री का फ्रूट खाया खाया कर जिया जाए, खाकर जिया जाए, और ट्री का वैल्यू भी कम ही सही बट थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे। IDCW सही है बट गवर्नमेंट टैक्स बहुत लेती है, अदर कोई ऑप्शन है क्या? जिनको पता नहीं IDCW क्या है, वो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विथड्रॉल ऑप्शन, इसको पहले डिविडेंड पे आउट ऑप्शन भी कहते थे। ये पेड़ के साथ एक जो तुलना की है उन्होंने, लिखने में क्या सोच के लिख रहे होंगे मैं ये सोचती हूँ, लेकिन बढ़िया है कि पेड़ भी बचा रहे, पेड़ थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे। हालांकि हमें लगता है कि SWP बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है म्यूचुअल फंड निवेश से, अगर आप एक रेगुलर इनकम चाहते हैं तो। स्वाति, शाहबाज जी ने खुद ही कुछ आंसर्स खुद भी अपने दे ही दिए हैं। हम्म। हाँ, कि हम SWP के बजाय डिविडेंड लेंगे, IDCW लेंगे तो टैक्स बहुत लगता है। तो अगर दोनों ऑप्शंस को हम कंपेयर करें, SWP और IDCW, तो जैसा आपने कहा बिल्कुल सही कि SWP इज एक बहुत बेहतरीन विकल्प है आपको रेगुलर इनकम के लिए। उसका कोई कंपैरिजन नहीं, और ऐसा कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं। अंसारी जी पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई और ऑप्शन, तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, और होगा तो भी इतना अच्छा बेहतरीन नहीं हो सकता। कई हम्म। कारण है उसके। एक तो डिविडेंड जो है वो, अगर डिविडेंड से ही कंपेयर करें, हालांकि ये डिविडेंड के बारे में जानते हैं शायद, पर हम अगर डिविडेंड ऑप्शन से कंपेयर करें तो डिविडेंड एक तो इरेगुलर होता है, आपको पता नहीं है कि कब मिलेगा और कितना पैसा मिलेगा। जबकि जब आपकी SWP वाली परिस्थिति आई है, तो आई सपोज कि उनको एक रेगुलर आय की जरूरत है महीने दर महीने या वॉटेवर 6 महीने से, तो इसलिए वो SWP देख रहे हैं। तो जहां श्योरिटी नहीं है कि कब पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, तो आप इस अनसर्टेनिटी के साथ अपनी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। सो हम्म। वहां पे एक जमाना था, 20 ईयर्स बैक, आपको याद होगा स्वाति, HDFC प्रूडेंस फंड हुआ करता था। हम्म। हर महीने वो 1 से 1.25% डिविडेंड दिया करता था और इतना धूम से बिकता था, और उस वक्त डिविडेंड्स वर टैक्स फ्री इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स। तो नाउ कंप्लायंस चेंज हो गए, रूल्स चेंज हो गए, तो अब डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगता है। आपकी आय में सीधा जोड़ा जाता है उसको, जो भी आप डिविडेंड लेते हैं।
तो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपका सीधा सीधा 30% डिविडेंड में से चला जाएगा पैसा, और आपको उस हिसाब से, सो डिविडेंड इज अ बिग नो नो। हम्म। आप डिविडेंड ऑप्शन नहीं ले सकते, इट इज क्रिमिनल फॉर योर, आई हाँ। वुड से फॉर हम्म। योर दिस थिंग, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद दो चीजें होती है, एक तो डिविडेंड आपको मिलता है वो उस पर टैक्स लगता है, और दूसरा एनएवी कम हो एनएवी कम जाती हो है, जाती तो है। आपकी पोर्टफोलियो में वैल्यू उतनी गिर भी जाती है। इसके हम्म। लिए एक पूरा कैलकुलेशन हम बता सकते हैं ग्राफिक चार्ट बना के। और एसडब्ल्यूपी जो है वो आप फिक्स कर सकते हैं हम्म। पर मंथ। डोंट फिक्स इट कि मैं हर महीने कोई 10% या 15% से हम्म। निकालूं पैसा। आपको जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में मिलते 6-7 मैक्सिमम 7.5% से आप विड्रॉ करिए, तो इनका जो पेड़ है ना स्वाति, हम्म। वो फलता फलता फूलता फूलता रहेगा, रहेगा या। कभी भी नहीं, उसकी टहनियां भी कम नहीं होंगी इन लॉन्ग जी रन, मैं बोल जी सकती हूँ जी। विद कॉन्फिडेंस, आई हैव होल एक्सपीरियंस ऑन दैट। या। कि अगर आपने 50 लाख रुपए लगा दिए एसडब्ल्यूपी पे, और आपने हर महीने दर महीने उसमें से पैसे निकालते रहे, तो 10 साल के बाद आपको 50 की बजाय अराउंड 75 लैक्स मिलेंगे। हम्म। आपका कैपिटल भी बढ़ेगा, और आपने आपकी हर जो महीने रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो वो भी रही है। पूरी होगी। साथ ही एसडब्ल्यूपी जब आप बैलेंस एडवांटेज फंड्स में करते हैं तो 10% तक का पैसा जो है वो जब आप विड्रॉ करते हैं उस पर एग्जिट लोड नहीं लगता, अगर वो 1 साल का पैसा है। इन द फर्स्ट ईयर दिस फर्स्ट। हम्म। इज लिटिल क्रिटिकल टू कैलकुलेट कि भाई पैसा फर्स्ट ईयर से विड्रॉ करेंगे तो हमें हम्म। एग्जिट लोड लगेगा, तो 10% तक की वैल्यू पे एग्जिट लोड नहीं लगता है। ओके। दूसरा, इट इज मोर टैक्स एफिशिएंट देन डिविडेंड ऑप्शन, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, पहली बात तो बहुत ज्यादा आपको गेन दिखेगा नहीं, हम्म। अगर दिख भी रहा है तो उसके ऊपर आपको 10% ही टैक्स भरना टैक्स है, देना और है। वो भी 1 लाख रुपए इन अ ऊपर ईयर अगर गया तो हाँ। वो है तो वो फ्री है। तो सोचे जरा, डोंट गेट कैरिड अवे विद लेस हाफ नॉलेज, आई वुड से। तो हम्म। एसडब्ल्यू भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपका जो पेड़ है वो उसका फलता फूलता टहनियाँ रहे। बेचना बेच बाच के काटना कूटना कुछ नहीं है, वो पेड़ के फल आपको खाने हैं। हाँ। ठीक है। अगला सवाल प्रथमेश राठी जी का। जानना चाहते हैं कि मेरे जब मैं किसी इंटरनेशनल फंड में अब पैसे लगा रहा हूँ, सुंदरम ग्लोबल ब्रांड्स फंड, एबीएसएल इंटरनेशनल इक्विटी फंड एंड आईसीआईसीआई प्रू ग्लोबल एडवांटेज एफओएफ, तो मेरे पैसे कहाँ निवेश किए जा रहे हैं? सवाल क्यों ये आ रहा है इनका, क्योंकि अब पता नहीं इन तीनों फंड्स जिनका नाम लिया है उसमें अभी वो एसआईपी ले रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं या नहीं, लेकिन मैक्सिमम इंटरनेशनल फंड में एसआईपी पॉज कर दी गई है। तो इनको है कि अगर इनकी एसआईपी जा रही है, शायद ये इसलिए ये सवाल कर रहे हैं कि मैं पैसे दे तो रहा हूँ लेकिन वो कहीं डिप्लॉय कर भी पा रहे हैं कि वो पैसे कैश में जा रहे हैं उनके पास रखे हुए हैं। देखिए स्वाति, टाइम टू टाइम सेबी रिवाइज करती है काइंड ऑफ एक्सपोजर इन द इंटरनेशनल इंटरनेशनल। मार्केट्स। सो फिलहाल जो लिमिट है $7 बिलियन की म्यूचुअल फंड निवेश की जो इजाजत है वो ऑलमोस्ट पूरी हो रही है, 95% हम डिप्लॉय कर चुके हैं। इसीलिए आपको याद होगा तो कुछ समय पहले अराउंड 2 इयर्स बैक 2 साल सब पहले। या। लमसम बंद कर दिए गए थे, और एसआईपी जो चालू थी वो ही ऑनर हो रही थी। इनफैक्ट मिराय फैंग फंड वगैरह ने तो एग्जिस्टिंग को भी बंद बंद करने की किया था। ये दी थी सूचना, क्योंकि वो उनकी जो लिमिट थी 1 बिलियन पर इसकी वो भी पूरी हो रही थी। तो ये सबको देखते हुए आपको इन फंड्स में कॉशियस चलना पड़ेगा, ये कभी भी आपको बंद करवा सकते हैं। हालांकि जो निवेश हुआ है वो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा, बट हम्म। आगे चल के ऐसी परिस्थिति जरूर आ सकती है जब तक सेबी अपनी लिमिट्स और ना बढ़ाए। हम्म। पर मेरा ये सवाल है प्रथमेश जी से कि क्यों इतने एफिनिटी है इंटरनेशनल फंड से, जब इंडियन मार्केट्स, डोमेस्टिक मार्केट्स आपको कई गुना बेहतर रिटर्न्स दे सकते हैं। पूनम, ये एक्चुअली ये यहाँ पे मैं इनका साइड लेना चाहूंगी, और मैं इनको क्यों डिफेंड कर रही हूँ, क्योंकि एक वक्त था जब इंटरनेशनल फंड्स को के बारे में बहुत सारी अच्छी बात थी, और फॉर ऑल द राइट रीजंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको बेचने के लिए कही जा रही थी, कि जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है आपके पोर्टफोलियो में। हालांकि 15% ज्यादा है एक्सपोजर इनके पोर्टफोलियो में, लेकिन स्टिल चलो ठीक है, आपने उसके हिसाब से कर दिया है। सो उस वक्त 2000 हम 24 में बैठे हैं, आई थिंक 22 में आरबीआई ने कहा कि आपकी लिमिट खत्म हो चुकी है, यस। और सेबी ने उसके बाद फंड हाउस से कहा कि आप रोक दीजिए अपना निवेश।
तो उसके पहले तक सब लोग अच्छी अच्छी बातें और अच्छा रिटर्न दे भी रहे थे इंटरनेशनल फंड, ऐसा नहीं कि वो खराब दे रहे थे। सो नहीं, डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज पे तो वी आर ऑलवेज इन इट कि आपको हाँ ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है, आप कर जी रहे हैं। जी पर ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट तो है ही इनका, और वो हाँ तो मार्केट के साथ बढ़ने ही वाला है। सो मायूस होने की जरूरत नहीं, मेरा मतलब है कि ऑलरेडी आपका इन्वेस्टमेंट है। और अब जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, 22 के पहले जो ग्रोथ स्टोरी थी और आज की ग्रोथ स्टोरी में या फर्क भी है। फर्क भी तो है। हमें अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इसमें हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको रूट हम्म करना चाहिए। तो हालांकि अभी चालू है, और आगे क्या स्टोरी होगी हम अभी हमें ये भी रोज। हो रहा है ना कि जिनके यहाँ एटलीस्ट ये है कि अगर थोड़ी रिडेम्पशन आते हैं ऐसे फंड्स में और थोड़ा यस, सा एक हेडरूम बनता है, हेडरूम तो बनता ये है। लोग डिप्लॉय करते रहते हैं, उतनी आप बिल्कुल, कोई जा सकते, तो जो बिल्कुल, पैसे बिल्कुल। जा रहे हैं आपके, वो अगर ले रही है फंड हाउस आपसे, तो या तो वो कैश कंपोनेंट में का पार्ट हो रहा है, या फिर जब हेडरूम बनता है तो डिप्लॉय किए जा रहे हैं और इंटरनेशनल इक्विटीज में ही किए जा रहे हैं। डेफिनेटली दे कैन नॉट deter फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। मैंडेट या तो सो चलिए नथिंग टू वरी, और जब तक हो रहा है तब तक होने दीजिए, तब तक सेबी कुछ नया गाइडलाइन लाएगी। जी वी आर जी। वेरी होपफुल ऑन एंड दैट। में तो सब कुछ आरबीआई के हाथ में है, वो लिमिट अगर ना बढ़ाए तो सेबी इस हाँ, मामले में क्या ही करेगा आरबीआई, अभी हाँ, तो। आरबीआई जो भी हाँ डिसीजन लेगी तो कुछ ना कुछ इसमें होगा। जी। बट यस, गुड गुड डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है इन्होंने। बट 15% ऑलरेडी है ही, और वो टाइम के साथ बढ़ेगा ही सब। तो आई करेक्ट। थिंक वी कैन नॉट नथिंग कमेंट टू वरी, एनीथिंग ऑन नथिंग द टू वरी। श्योरिटी, या एंड द या श्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट वी कैन नॉट कमेंट। करेक्ट। अनिमेश का सवाल है कि 3 महीने पहले से इन्होंने शुरू किया है म्यूचुअल फंड में निवेश करना। इनके पास निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है जहां 1,000, टाटा स्मॉल कैप 500 और क्वांट स्मॉल कैप 1,000, पराग पारिख में 1,000, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 500। टारगेट है 15 से 16 साल में, टारगेट फॉर टर्म 15 से 16 साल है। जानना चाहते कि पोर्टफोलियो सही है या गलत, नया निवेशक हूँ। ये ना बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, नए निवेशक है, तीन तीन स्मॉल कैप लिया हुआ है, और मुझे पर्सनली लगता है पूनम कि अगर इनमें कैपेसिटी है, जो भी पोर्टफोलियो बना लिया है उसी में 15-16 साल तक बिना छेड़छाड़ किए हुए कंटिन्यू करने की, तब तो कोई मतलब आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत आएगी बिहेवियर की इनको। दिक्कत बिहेवियर की भी आती है स्वाति, और टाइम होराइजन फिक्स होना चाहिए ना। अभी हम्म 15-16 साल बोला है, फिर वो आगे पीछे हो जाए। साथ ही जो एक हवा चलती है उसके तहत सब, जैसे आपने राइटली बोला, एक बिहेवियर की। तो नए निवेशक को पहली बात तो इतना स्मॉल कैप, मतलब ऑलमोस्ट 60 to 70% इनका स्मॉल कैप में, विच इज नॉट रेकमेंडेड एट ऑल। हम्म पहली बात। दूसरी हम्म बात, स्मॉल कैप ने जो पास्ट में रिटर्न्स दिए हैं वो जरूरी नहीं है कि आपको आगे मिले। वी हैव सीन 60%, 70% रिटर्न्स इन द पास्ट 2 years। हम्म तो वो कोविड की मेहरबानी है। तो जरूरी नहीं है वो आगे मिले। तो टोन डाउन योर एक्सपेक्टेशंस ऑन स्मॉल कैप। जो अभी तक हुआ वो आगे होगा, वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये बात आप गांठ मान लो। हम्म सो आपके पास सभी कुछ होना चाहिए, लार्ज कैप भी होना चाहिए, स्मॉल कैप, मिड कैप, एवरीथिंग इन द राइट प्रोपोर्शन। तो आपका अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा। और मुझे लगता है कि कौन स्मॉल कैप में चालू रखें अपनी एसआईपी। फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी एक स्मॉल कैप कंपोनेंट है, तो हम्म उधर भी उनका थोड़ा इन्वेस्टमेंट है। फिर एक निपॉन ग्रोथ ऑप्ट कर सकते हैं फॉर अ मिड कैप कैटेगरी, ओके। वेरी ओल्ड फंड एंड डूइंग वेरी फैंटास्टिक। और लार्ज कैप कैटेगरी में आईसीआईसीआई को चूज करें। तो इस तरीके से इक्वली डिवाइड करें अपने इन्वेस्टमेंट्स को। और 4,000 के लिए 4 फंड्स बहुत है। जरूरी नहीं, हाँ। या बट इन अगर ये इस तरीके से चालू रखें तो 16 साल में ये करीब 30 से 35 लाख रुपए का कॉर्पस बना सकते तो अनिमेश जी, हमें लगता है कि आपने शुरुआत ही लालच के साथ कर ली है, स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा फोकस करके। सो अगर ये अभी है तो आप 15-17 साल तक कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं इस पोर्टफोलियो को, उसमें डाउट है। इसलिए जैसा कि बताया आपको पूनम ने, थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच लेके चले, ताकि उठा पटक का आपको उतना ज्यादा आपके ऊपर असर ना हो और आप डर के मारे भाग न जाए बाजार से बीच में ही। सो इस बात को ख्याल रखें कि आप क्यों निवेश कर रहे हैं, जिसमें भी निवेश कर रहे हैं, अगर वो क्लियर है तो रास्ता आसान हो जाता है।
अगला सवाल है हमारे पास अमित शर्मा जी का। उम्र है 45 साल। दो बेटियां हैं, 15 साल की, ट्विंस हैं, और दोनों ही क्लास 12th में पढ़ रही हैं। फैमिली में 6 सदस्य हैं, माँ पिताजी को मिला के। इनकी नौकरी चली गई है। इनके पास अभी फिलहाल कॉर्पस है 60 लाख का। और वो 60 लाख कहाँ है? 20 लाख एफडी में, 20 लाख म्यूचुअल फंड में, और 20 लाख प्रोविडेंट फंड में। इनका फिलहाल जो मोटा मोटी खर्चा है वो 50,000 पर मंथ का है। जानना चाहते हैं कि इस 60 लाख से क्या मैं अपना महीने का खर्चा SWP मैनेज कर सकता हूँ? हम्म, मुश्किल है ना? 60 लाख में 50,000 महीना मुश्किल, हम्म। मुश्किल। कितना परसेंट क्योंकि विड्रॉल हो जाएगा ये मोटे तौर पे पूनम? एक रफ आइडिया इफ यू कैन गिव। विड्रॉ आप कितने भी परसेंट कर सकते हो स्वाति, ये तो नहीं नहीं, अपने मतलब ऊपर। करेंगे, बट लेकिन वही है ना कि अगर आपको 12% रिटर्न कमा रहे हैं और आप 13% विड्रॉ कर रहे हैं तो आपका कॉर्पस ही खत्म हो जाएगा फिर तो। हाँ, और वो तो आप कर ही नहीं सकते हो एसडब्ल्यूपी में। हम्म आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट में जितने मिल रहे हैं, बैंक हम्म। एफडी में जितने मिल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली वो चूज करना है उतना। तभी आपने, जैसे हमने उनका सवाल लिया था कि पहले एक पेड़ सवाल फलेगा फूलेगा, पेड़ करेक्ट। फलेगा फुलाना है। और हम्म। आपको नहीं तो आपके आपके कॉर्पस में से पैसे निकलते चले करेक्ट। जाएंगे और आपका कैपिटल कम हो जाएगा, जबकि हम चाहते हैं कि कैपिटल बढ़े। तो हम्म। पहली बात तो इनका जो बिहेवियर है अबाउट द रिस्क एपेटाइट, 20 लाख एफडी और 20 लाख प्रोविडेंट फंड, 40 लाख तो इनके आउट ऑफ 60 सेफ ऑप्शन में है एकदम। डेट में है, और 25 लाख म्यूचुअल फंड में, जो कह रहे हैं कि विद अनरियलाइज गेन और मार्केट वैल्यू, यानी लगाएंगे, लगाए तो और भी कम होंगे इन्होंने होंगे। उसके अंदर। हम्म। तो पहले तो रिस्क एपेटाइट समझते हुए मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा चर्निंग कर पाएंगे क्या कि सारा पैसा 60 का 60 लाख निकाल के म्यूचुअल म्यूचुअल फंड फंड में में। पहले इन्हें पार्क करना होगा। उसके बाद में एसडब्ल्यूपी लगाएंगे तो मुझे लगता है 31,000 रुपए प्रति माह ये इससे जनरेट कर सकते हैं। 50,000 होना थोड़ा मुश्किल है, तो या तो फंड्स बढ़ाएं या तो फिर आप अपना जो मंथली घर खर्च है वो उसको कम थोड़ा कर। कम करें, या फिर जब तक इनके दूसरी नौकरी नहीं लग जाती है। एक और रास्ता है स्वाति, ये जो इनका म्यूचुअल फंड का कॉर्पस है, इससे ये लोन ले सकते हैं, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज जिसके कहते हैं, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। इन्हें अपना कॉर्पस भी नहीं तोड़ना होगा, और ये हम्म टेम्पररली 1 या 2 महीने के लिए इससे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ मैं एक और मुद्दा लाना चाहूंगी। हम्म। ये परिस्थिति किसी के साथ कभी भी हो सकती है। एब्सोल्युटली। अब अमित जी अपनी पूरी सेविंग्स को दांव पे लगाने के लिए रेडी है, हम्म। ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए हम इमरजेंसी फंड की बात करते हैं। या। आप अपने लिए एक इमरजेंसी फंड अगर पहले से रखते कि मैं 6 महीने तक, अगर मेरी नौकरी नहीं मेरे पास है और 6 महीने तक मुझे इसी से सरवाइव करना, तो आपका इमरजेंसी फंड आपके लिए काम आता, और आपको कोई भी अपने मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स को जो आपने जरूर किसी न किसी गोल के लिए बचाए हैं उसको छेड़ना नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। क्योंकि क्योंकि अभी वाली सिचुएशन तो आज नहीं तो कल खत्म होगी। यू आर जस्ट 45 years ऑफ एज, नौकरी तो लगनी लगनी, पर तब तक आपके सेविंग्स कम हो जाएंगे, आपकी पूरी वापस से फाइनेंशियल उसको प्लानिंग भरने विल में गो फिर फॉर अ टाइम टॉस। लगेगा। हाँ। यस, एवरेजिंग फिर बनाओ। सो इट्स फॉर एवरीवन हु इज हियरिंग कि आपको इमरजेंसी फंड्स बहुत जरूरी है, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग विद अ हैंड होल्डिंग जरूरी है। डोंट डू रैंडम इन्वेस्टमेंट्स, टेक अ प्रोफेशनल गाइडेंस और फिर हम्म आगे। तो भाई आप देख लीजिए, क्या इनका नाम ही भूल गई मैं, अमित शर्मा जी। अमित जी। अमित जी, मुश्किल है। देखिए, हालांकि एसडब्ल्यूपी में कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना परसेंट विड्रॉ कर सकते हैं। करने को तो आप 15% भी सेट कर दीजिएगा और आपको पैसे मिल भी जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि आपका जो कॉर्पस है वो इतनी जल्दी डिप्लीट होगा उसके बाद ना, कि आप उसको देख के अलग डर जाएंगे। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि आप जब SWP सेट करते हैं तो 5 से 6% के बीच में रखिए, ताकि आपका कॉर्पस भी ग्रो करे और आपकी रिक्वायरमेंट मीट होती रहे। तो सबसे पहले तो नौकरी बहुत जरूरी है, फट से ढूंढना शुरू करें। कितना निकाल सकते हैं आपको पूनम ने बता दिया है। तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज एक दूसरा ऑप्शन पूनम ने आपको दिया है, तो आप दोनों इवेल्युएट कीजिए। लेकिन आई थिंक इमीडिएटली आपको एक कोई नौकरी की तलाश करने की सख्त जरूरत है। सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, नहीं तो ये आपका जो पैसा बचा हुआ है वो भी खत्म बहुत जल्दी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच पूनम, आज सवालों के जवाब देने के लिए। एक तो क्या आपकी आवाज इतनी प्यारी लगती है ना, जैसे आप बताती है ना, आराम आराम से, आराम आराम से, वो सुनने में बहुत मजा आता है।
इट्स लाइक कि घर का कोई इंसान बैठ के अपना कोई बड़ा वो समझा रहा है कि कैसे करना है, दैट, और वो कनेक्ट अच्छा बैठता है व्यूअर्स के साथ। अपनी फिर सुनिए, कभी आप बोलती है तो कितना प्यारा लगता है सुनने अयो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, आज यस। के लिए फिलहाल इतना ही। क्वेश्चंस अगर आपके और भी है तो दो जगह भेजना है, कमेंट सेक्शन में और ईमेल पे, ईमेल ask@bewealthy.co.in। और यस, जाने के पहले एक बार फिर से याद दिला दें कि आप हैं हमारे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।